मेरी भोली जनता, नरेंद्र मोदी 26 तारीख को इसरो जाएंगे और वाही लूट करके आ जाएंगे। फालतू बातें हो रही, असली बात मैं आपको बताता हूँ। जनता कह रही है अंजना ओम कश्यप जी चांद पे बहुत पहले पहुंच गई थी, चंद्रयान 3 से पहले पहुंच गई थी, इतना तेज आज तक। अरे यार ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। देखो मैं आपके सामने नेपच्यून चला जाता हूँ, यूनिवर्स घूम के आ जाता हूँ, चलो सूर्य देवता के पास चला जा रहा हूँ। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये फालतू की बात पे इंटरेस्ट मत लिया कीजिए जो आपकी सोशल मीडिया पे चल रही है। असली बात सुनो, नरेंद्र मोदी जी जाएंगे इसरो पे, जाएंगे और पूरा माहौल बनाएंगे। लेकिन जो असली बात जो आपसे छुपाई गई है ना, वो मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा, ब्रिक्स सम्मेलन में जब नरेंद्र मोदी जी जा रहे थे ना, वो एरोप्लेन से उतरने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने मना कर दिया था। क्यों कर दिया ये बताऊंगा मैं आपको। गिरीश मालवीय जी की ये पोस्ट है, मैं आपको समझाता हूं। जब चंद्रयान 3 का लॉन्च हुआ था तो मीडिया में आपने एक चीज को देखा होगा कि एक विजुअल चल रहा होगा कि बैलगाड़ी पर सैटेलाइट की तस्वीर को खूब चलाया जा रहा था, ताकि तुलनात्मक विश्लेषण किया जा सके कि नरेंद्र मोदी जी के जमाने पे ऐसा हो रहा है और पहले जमाने में बैलगाड़ियों पे जाते थे। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि 1981 में एप्पल सैटेलाइट को बैलगाड़ी पर रखकर ले जाने का जो फैसला था ना, वो मजबूरी में नहीं किया वैज्ञानिकों ने, सोच समझ करके फैसला किया गया था। लेकिन दिखाया क्या जा रहा था कि बैलगाड़ी में सैटेलाइट जाते थे और अब सैटेलाइट खुद उड़ के चले जाते हैं। वाह वाह, मतलब कुल मिलाकर के खुद को श्रेष्ठ दिखाने के लिए दूसरे को नीचे दिखाने की आवश्यकता है, ये बताओ पहले मुझे। दरअसल भारतीय वैज्ञानिकों के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफियरेंस रिफ्लेक्शन तकनीक की जो थी ना, सीमित ही जानकारी थी। वैज्ञानिक सैटेलाइट को किसी भी इलेक्ट्रिक मशीन पर रख करके ले जाना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बैलगाड़ी को चुना था। अब एक बात बताओ, दिमाग सोचो कि हम 2023 में जो काम कर सकते हैं, क्या वो काम हम 1947 में कर सकते थे? 1947 में नींव रखी गई, इसलिए हम 2023 में काम कर सकते हैं। यहां से सोचो, प्रचंड झूठ की लहर में आप भी आ जाते हैं। अब इसी की बात करते हुए अंजना ओम कश्यप तो बहुत पहले पहुंच गई, चंद्रयान 3 से पहले भी। इनको लॉन्च कैसे किया गया होगा बताओ यार, ये कोई बात है करने की? अब मैं वो बात करता हूं जिसे अंजना ओम कश्यप जी जैसे पत्रकारों को बतानी चाहिए थी, आपको नहीं बताया। आप सच जानने की इच्छा है तो सुन लीजिए। 2023 में चंद्रयान 3 के लिए ना, जिस कंपनी ने वो व्हीकल बनाया है ना, जिससे रॉकेट को असेंबली बिल्डिंग से लॉन्च पैड तक ले जाया गया, जिस कंपनी ने चंद्रयान का लॉन्च पैड बनाया, उसके इंजीनियर जो थे ना, उनको नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 17 महीने से सैलरी नहीं दी थी। अब बताइए, उसके बावजूद भी उनको अपनी जिम्मेदारी पता थी। दिन रात एक करके उस कंपनी ने लॉन्च पैड को तैयार किया। रॉकेट के प्रक्षेपण और रॉकेट के लॉन्च के लिए सबसे संवेदनशील और जटिलतम उपकरण जो होता है ना, व्हील बोगी, उस सिस्टम को मैन्युफैक्चर किया, निर्माण किया। अपनी जिम्मेदारी वो निभा रहे थे और 17 महीनों तक उनको तनख्वाह भी नहीं दी गई थी। किसकी बात कर रहे हैं? झारखंड की राजधानी रांची, वहां पर एक हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन स्थित है, HEC। वही HEC है जिसे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 नवंबर 1963 को इस कंपनी को राष्ट्र को समर्पित किया था। उस वक्त इसे मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री कहा गया था। आज मदर ऑफ इंडस्ट्री पर संकट के बादल हैं। HEC कंपनी कई बार मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री से 1000 करोड़ रुपए के लिए निवेदन कर चुकी है। इस पर मंत्रालय क्या बोलता है कि देखिए, केंद्र सरकार कोई मदद नहीं कर सकती है। वैसे इसरो का बजट भी इस साल कम हुआ था, इसको पता भी होना चाहिए आपको। जब HEC से कहा कि केंद्र सरकार आपकी मदद नहीं कर सकती है, तो उसे कर्मचारी अपना घर चलाने के लिए प्रोविडेंट फंड का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। कई कर्मचारी लेकर के जीवन यापन कर रहे हैं और बहुत ही मुश्किल में कर रहे हैं। दरअसल इसरो के लॉन्चिंग पैड को सरकार को बहुत महंगी दरों पर आयात करना पड़ता था, लेकिन 2005-06 से HEC ने बहुत ही कम कीमत पर स्वदेश निर्मित लॉन्चिंग पैड प्रदान करने शुरू कर दिए थे। अभी जो HEC ने ना व्हील बोगी सिस्टम बनाया है, वो PSLV एकीकरण प्रणाली में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसका वजन तकरीबन 85 टन है और यह लगभग 900 टन परिवहन करने में सक्षम है। यह सिस्टम डेडिकेटेड होल्डर वाहन द्वारा संचालित 1.5 किलोमीटर के रेल ट्रैक पर चलता है। इसका काम होता है कि रॉकेट को ना असेंबली बिल्डिंग से लॉन्च पैड तक ले जाता है। यहां तक कि रॉकेट के सफल लॉन्चिंग के लिए आवश्यक जो प्रक्षेपण तक ये ना इंस्ट्रक्शन भी करता है। ये पहली बार है कि इतनी जटिल संरचना को भारत में बनाया गया और सक्सेसफुल भी रहा। HEC देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इन सब में काम आता है, इसने ये सारे काम किए हैं। फिर भी भाई सरकार का इतना अड़ियल रवैया, देश की इतनी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाला संस्थान,
उसके साथ नरेंद्र मोदी जी का रवैया बड़ा ही अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और कहते हैं कि केंद्र सरकार आपकी मदद नहीं कर सकता है। यह मुद्दा आपके सामने उठना चाहिए था। 3 दिन वाहवाही करने से आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हैं। आपको बात पता होनी चाहिए थी। अंजना ओम कश्यप जी चंद्रयान 3 से पहले पहुंच गई थी। इन सब बातों में कुछ नहीं रखा। जब मदद मांगी गई थी तो मदद क्यों नहीं दी गई थी, इस पर बात होनी चाहिए थी। किया ब्लैक एंड व्हाइट, हल्ला बोला किसी ने, दंगल ठोका किसी ने, काम बोला किसी ने, किया किसी ने कुछ नहीं किया ना। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए भारत के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने भी इंजीनियर थे इसरो के, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो इसके असली हकदार हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजनीतिकरण होगा, होने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस रिपोर्टिंग करते वक्त बैलेंस बना करके रिपोर्टिंग करनी चाहिए, जो मैंने इस टॉपिक में क्लियर कर दिया। अब दूसरी बात सुन लीजिए। ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है, नरेंद्र मोदी जी आ चुके हैं। इसी बात बताता हूं मैं आपको। स्क्रॉल पे आर्टिकल पढ़ रहा था, वहां लिखा था कि 22 अगस्त को डेली मैवरिक ने एक खबर छापी थी कि प्रेटोरिया के वाटरक्लूफ एयरफोर्स बेस पर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमान से उतरने के लिए इनकार कर दिया था। उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसीलिए क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने उनके स्वागत के लिए महज एक कैबिनेट मंत्री को भेजा था। डेली मैवरिक के मुताबिक मामला सामने आने के बाद दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरल रामाफोसा ने अपनी डिप्टी प्रेसिडेंट पॉल मेशाटाइल, जो कि चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के स्वागत की तैयारी की औपचारिकता में व्यस्त थे, मोदी जी के विमान से उतरने पर इनकार करने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए भेजा गया था। नरेंद्र मोदी जी उतरते हैं, डांस इत्यादि होता है, पारंपरिक तौर पे वो स्वागत होता है। फिर आरोप क्या लगता है? आरोप लगता है कि दक्षिण अफ्रीका की डिजिटल न्यूज वेबसाइट डेली मैवरिक ने जब इस बात को छापा तो भारत पर उसने कहा कि इन लोगों ने ना हमारे ऊपर साइबर आरोप लगाया कि साइबर हमला किया है। उसने कहा कि जैसे ही उसने ब्रिक्स समिट में भागीदारी करने के लिए आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दक्षिण अफ्रीका पहुंचने की संबंधी खबर चलाई तो उनके ऊपर हमला शुरू हो जाता है, स्पैम शुरू हो जाता है। इस बात को उसने स्क्रॉल से बात करते हुए बताई। डेली मैवरिक के जो सीईओ हैं वो कहते हैं कि वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि उनके ऊपर भारत की तरफ से हमला हुआ था। DDoS हमला कहा था। DDoS का मतलब ये होता है कि एक प्रकार का साइबर हमला इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है जिसके जरिए किसी भी वेबसाइट पर इतना ज्यादा ट्रैफिक, इतना ज्यादा भार कर दिया जाता है, उसके सर्वर पर इतना भारी ट्रैफिक जमा हो जाता है कि वो दूसरे यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं होता है। अगर मैं जाकर के कुछ देखना चाहूँ वो वेबसाइट नहीं खुलेगी, वो सर्कल घूमता रहेगा, वो कुछ होगा नहीं। तो इसको कहा जाता है कि इस तरह से बम्बार्ड किया गया था भारत की तरफ से, ये आरोप लगाया। ये बात मैंने स्क्रॉल पे पढ़ी तो मैंने आपको अपडेट दे दी। वहीं पर जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दक्षिण अफ्रीका की जमीन पर कदम रखा तो उनके स्वागत के लिए दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा खुद पहुंचते हैं और उनकी अगवानी करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए ताकि टीम को बढ़ाया जा सके और उस बड़े स्केल पर छुपी हुई खबरों को खोद करके आपके सामने लाया जा सके। मेंबरशिप लेने के लिए पहले कमेंट में लिंक दे रहा हूं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।